हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था, साथ में उसके आंकिक प्रश्न हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जुड़े आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी थ्योरी भी पूछी जाती। इस बार दो क्वेश्चन आए थे, एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया था, एक सर्किट आया था। दोनों के दोनों लॉन्ग में पूछे गए थे। तो सबसे पहले आज का डिस्कशन हमारा होगा इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन के साथ कैसे डील कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर परिभाषा, उनसे जुड़े कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज आखिर होता क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर जो धारा बनाता है वो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज होता है, जब एसी जनरेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है या वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित हो। देखो, समय के साथ परिवर्तित होना जरूरी है, लेकिन आवर्त रूप से अगर परिवर्तित होते हैं तभी हम उसे धारा कहेंगे एसी, अदरवाइज उसे एसी नहीं कहा जाएगा। आवर्त रूप से बदल रहे हो, पीरियोडिकली बदल रहे हो, पता हो कि इतने समय के बाद ये अपना दूसरा चक्र दोहराएगी, इतने समय के बाद अपना ये तीसरा चक्र दोहराएगी, ये पता होना चाहिए, उसके आयाम फिक्स होने चाहिए, इन सबका मान नियत होना चाहिए, उसे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कहा जाता है। तो यहां पर याद रखोगे परिमाण, जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहे हो, परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहे हो, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कहते हैं। याद होगा हम लोगों ने एक समीकरण निकाली थी, E बराबर BA साइन ओमेगा टी। जनरेटर जब पढ़ा था उसकी समीकरण थी, इसी को लिखा गया था E बराबर E नॉट, इसको लिख दिया गया था E नॉट, अधिकतम मान था ना साइन ओमेगा टी, ये मान लिखे गए थे। अगर याद होगा तो ऐसा था कुछ, ये हमारे पास समीकरण निकल के आई थी जब हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा था। ये ऐसा है, जनरेटर के केस में हम लोगों ने ऐसा देख लिया था। जनरेटर इसीलिए वहां पढ़ लिया था ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब ये देखो इस तरह से लिखा गया है, यहां पर भी तो हम लोगों ने लिखा था कि E जो लिखा जाता है I, धारा के लिए बात करते हैं तो धारा I जो लिखी जाती उसे लिखते हैं I नॉट, यहां पर लिखा जाता है साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखते हैं। यहां पर जो I नॉट होता था E नॉट बाई R लिखा जाता था। तो बात फाइनली यही निकल के आती थी कि I जो होगा वो ज्यावक्रीय फलन जैसा होगा, इस तरह से बदल रहा होगा। अब अगर इसको हम ट्रेस करते हैं, बनाया जाए तो बनाएंगे बाद में, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स पहले समझो। ये यहां पर बनाने के लिए हमने रेफरेंस लाइन बनाई है, एक रेफरेंस लाइन बनाई है ऐसा कुछ, ये एक रेफरेंस लाइन है। ये एक रेफरेंस लाइन, ठीक। अब सुनो इसे, ये ग्राफ बना रहे हैं बेसिकली हम विद्युत वाहक बल के लिए। विद्युत वाहक बल के लिए बनाएंगे तो इधर समय लिख देंगे T, और इधर हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। यहां पर देखो ये एक लाइन है जो रेफरेंस लाइन है, ये अधिकतम वैल्यू होती है जिसे हम E नॉट कहते हैं। तो ये प्लस E नॉट होता है और ये माइनस E नॉट होता है। तो याद रखना, ये परिमाण दिशा आवर्त रूप में परिवर्तित हो, जब आवर्त रूप में परिवर्तित होंगे तो उनका आयाम क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। आयाम तो हम जानते हैं ना, नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो भी हम उसे एसी नहीं कहेंगे, आयाम नियत होगा तब कहेंगे उसे एसी। तो परिमाण दिशा परिवर्तित हो समय के साथ में, लेकिन आवर्त रूप में परिवर्तित हो और आयाम उसका बदलना नहीं चाहिए। तो देखो यहां पर देखो, पहले चक्र का जो आधा साइकिल बना, इस आधे साइकिल में I नॉट अधिकतम वैल्यू, तो इधर I नॉट माइनस में अधिकतम गया, फिर प्लस में अधिकतम, माइनस में अधिकतम, इस तरह से चलेगा। यहां पर ये होता है 0, यहां पर क्या लिखा जाता है, ये T/2 होता है, और इसे लिख देते हैं क्या T हो गया सीधे सीधे। यहां पर क्या होगा, यहां पर लिखेंगे 3T/4, और इस वाले पॉइंट को क्या लिखा जाएगा, ये होगा T/4। ये तो लिखना सीखा था हम लोगों ने। इस तरह से आगे की तरफ चलता है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें कि इसमें जो अधिकतम और न्यूनतम मान होते हैं, ये क्या होते हैं, शिखर मान होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये क्या होते हैं, शिखर मान, या इनको कहा जाता है हिंदी में महत्तम मान। महत्तम मान कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, अधिकतम वैल्यू लिखी जाती है, ऐसा दिया जाता है। अगर धारा में बात करें तो धारा का ये अधिकतम मान होगा, तो इसे I नॉट प्लस का लिखा जाएगा, तो इसे I नॉट माइनस का लिखा जाएगा। ये हमारे पास T दिया गया, इधर बनेगी धारा,
ये आगे की तरफ चलेंगे तो धारा का जो ये समीकरण बनाया है हमने बेसिकली, उसमें साइन का फलन ना लेकर के कॉस का फलन ले लिया है, क्योंकि दोनों तरह का हो सकता है ना, साइनोसॉइडल हो सकता है। आई नॉट ये मान लेते हैं कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है, तो कॉस ओमेगा टी का फंक्शन आएगा तो भी उसे इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां 0 पर कुछ वैल्यू है, उसके बाद में यहां पर कुछ वैल्यू कम है तो यहां पर 0 हो गया, यहां पर लिखेंगे t/4 और यहां पर लिखा जाएगा t/2, ये t/2 बन जाएगा। और उसके बाद में यहां पर लिखेंगे 3t/4 और वापस से 3t/4 और वापस से यहां पर क्या लिखेंगे, हम इसे t लिख देंगे, ऐसा बनेगा। तो ये आई नॉट या माइनस आई नॉट बनेगा, t/2 ऐसा चला जाएगा। तो यहां से लगा करके यहां तक एक कंप्लीट साइकिल बनेगा, एक पूर्ण चक्र बनेगा। यहां पर पूर्ण चक्र देखो बनता क्या है, एसी का जो एक पूर्ण चक्र होता है, एसी का पूर्ण चक्र, एसी का पूर्ण चक्र जब भी पूछा जाए कि एसी का पूर्ण चक्र कैसे होगा, तो एसी का पूर्ण चक्र इस तरह से बताना, यहां लिख देते हैं। एसी के पूर्ण चक्र में एक बार धनात्मक है, धनात्मक के बाद ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक, और देखो धनात्मक के बाद ऋणात्मक आना चाहिए, और उसके बाद में वापस से जब धनात्मक आ जाए, वापस से जो धनात्मक आ जाए तो ये आ जाए तक, यहां से लगा करके यहां तक जो होता है इसे हम एक चक्र कहते हैं, एक चक्र कहा जाता है, एक चक्र कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या है, एक चक्र में क्या होगा, 0 से बढ़ेगा वोल्टेज, 0 से बढ़ेगा अधिकतम होगा, धनात्मक में अधिकतम, फिर घटेगा 0 होगा, फिर ऋणात्मक में बढ़ेगा अधिकतम होगा, फिर घटेगा, उसके बाद 0 होगा। तो यहां से यहां कंप्लीट जो साइकिल होता है इसे हम एक चक्र कहते हैं, एसी का चक्र कहा जाता है। और प्रति सेकंड जो चक्रों की संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं, यही लिख लो, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड एसी चक्रों की संख्या, प्रत्यावर्ती धारा चक्रों की जो संख्या होती है, चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती। प्रति सेकंड कितने चक्कर पास कर रहे हैं, कितने चक्कर, कितनी बार घूम रही है कुंडली, वो निर्धारित करती कि आवृत्ति कितनी है। यहां पर एक डाटा याद रखो, भारत में जो ये आवृत्ति ली जाती है जनरली वो 50 हर्ट्ज ली जाती है, 50 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज ली जाती है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओमेगा ना पता हो, ये आवृत्ति क्या है, ओमेगा ही तो है, यहां पर आवृत्ति यहां पर लिखा गया है, तो F इज इक्वल टू में 50 हर्ट्ज होता है। तो अगर यहां से ओमेगा निकाले तो ओमेगा क्या होता है, ये F लिखा गया है तो पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू लिखते हैं 2πf, वेव में पढ़ते हैं, तो यहां से अगर निकालेंगे ओमेगा तो निकल के आएगा 2π, इंटू में क्या लिख सकते हैं 50, तो यहां से निकल के आएगा 100 पाई। और ओमेगा की वैल्यू किस में लिखी जाती है, तो रेडियन पर सेकंड में लिखी जाती है, ये आ जाएगा ओमेगा। तो भारत की जो आवृत्ति होती है, अगर नहीं दिया गया क्वेश्चन में ओमेगा, तो ओमेगा क्या करेंगे, 100 पाई लेकर के चलेंगे, 100 पाई ले लेंगे और इसी के आधार पर सॉल्व कर देंगे, जो भी डाटा दिया गया होगा उसी के आधार पर इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो एसी की परिभाषा से रिलेटेड कम से कम इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अधिकतम जब होगा तो वो शिखर मान, महत्तम मान होगा। एसी का पूर्ण चक्र क्या होता है, 0 से अधिकतम हो धनात्मक में, फिर धनात्मक 0 हो घट के, उसके बाद फिर ऋणात्मक में बढ़े, अधिकतम हो ऋणात्मक में, फिर ऋणात्मक जो बढ़ा था वो 0 हो, और उसके बाद में यहां पर जब वैल्यू आ जाती है 0 हो जाता है तो उस केस में एक चक्र होता है। यहां से देखो, यहां से लगा करके यहां तक एक चक्र है, यहां बढ़ रहा था 0 हुआ, माइनस में बढ़ा, फिर 0 हुआ, उसके बाद धनात्मक में बढ़ा, पूरा यहां से लगा करके यहां तक एक चक्र बना। तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, एक वहां पर एक कंप्लीट साइकिल होता है। साइन और कॉस के फॉर्म में दिए हो सकते हैं, आयाम नियत रहना चाहिए। यहां पर जो लिखा गया ना आई नॉट, यहां पर जो लिखा गया ई नॉट, ये दोनों नियत होने चाहिए, तभी हम एसी कहेंगे, अदरवाइज उसे एसी नहीं कहा जाएगा। कुछ आगे पॉइंट्स के बारे में बात करें, प्रत्यावर्ती धारा में सरल परिपथ। तो सरल परिपथ में जब भी हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में, तो 3 तरह के परिपथों का इस्तेमाल किया जाएगा, या 3 तरह के बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या होगा, पहला होगा प्रतिरोध, जानते हैं प्रतिरोध जुड़ा होगा, प्रतिरोध। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कुंडली, जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इसको कहते हैं रेजिस्टर या रेजिस्टेंस लिख लो,
ये क्या होगा, इंडक्टर, पूरा ऐसे लिखो, रजिस्टर जुड़ा हो सकता है, इंडक्टर जुड़ा हो सकता है, इंडक्टर, और एक और होता है जिसको हम जानते हैं कैपेसिटर, संधारित्र, संधारित्र, ये ऐसे लिखते हैं संधारित्र, कैपेसिटर। इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर बात करते हैं उनके बारे में। तो जब भी कभी हमें वोल्टेज लिखना हो प्रतिरोध के सिरों पर तो ओम का नियम लगाओ, V इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, IR लगा के फाइनली हम लिख पाएंगे ऐसा डायरेक्ट कि V इज इक्वल टू IR लगा के लिख सकते हैं। प्रेरकत्व में कैसे लिखा जाता है याद होगा, क्या लिखते थे, V अगर यहां लिखा जाएगा तो इसके सिरों पर लिखेंगे LdI/dt। जब 100 प्रेरण पढ़ा था तो वहां देखा था, ये लिखा जाएगा। अगला बात करें कि जो संधारित्र होगा उसके लिए, तो संधारित्र के लिए अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहां से अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि जो D बनेगा यहां पर जो V निकल के आएगा उसे क्या लिख सकते हैं, Q/C लिखा जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू जो बनेगा वो क्या लिखा जा सकता है, 1/C इंटीग्रल, यहां पर क्या लिख सकते हैं, dq लिखा जा सकता है। तो जैसे लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं। वोल्टेज कुछ भी ऐसा नहीं कि जो नया हो, सब कुछ पता है, ये भी लिखना जानते हैं, ये भी लिखना जानते हैं, ये भी लिखना जानते हैं। यहाँ L क्या होता है, प्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है कुंडली का, इसका मात्रक हेनरी होता है, मिली हेनरी होता है, ये सब जानते हैं। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभव लिखना हो ऐसा लिखेंगे, प्रेरकत्व ये ऐसा। इन सब के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लो। ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये और साथ में ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं लीनियर, लीनियर होते हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, रैखिक होते हैं, ठीक है। अगला लीनियर हो गए, बाइलेटरल होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, दोनों तरफ से धारा प्रवाहित करो। कोई कुंडली बनी, चाहे एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ धारा प्रवाहित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई चालक, इसमें चाहे धारा चाहे इधर प्रवाहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइलेटरल होते हैं। और यहां पर याद रखो ये क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का मतलब ये होता है परिपथ से धारा लेते हैं, क्या करते हैं, परिपथ से ऊर्जा लेते हैं, परिपथ से ऊर्जा लेते हैं। अब ये भी तो बोल सकते हो, अगर संधारित्र चार्ज है वो तो ऊर्जा दे सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे चार्ज किया गया होगा ना, वो अपने मन से तो चार्ज नहीं है ना खुद का, उसके पास खुद का चार्ज नहीं होता, बाहर से उसे चार्ज करवाओ, फिर किसी प्रतिरोध के सिरे पर लगा दो, क्षय हो रहा होगा, वहां किसी इंडक्टर के सिरों पर लगा दो, क्षय हो रहा होगा, तो उसके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती, पहले उसे चार्ज करना पड़ता है। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, इन्हीं तीनों के साथ हमें इस चैप्टर में डील करना है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का जो माध्य मान होता है या औसत मान होता है वो क्या होता है। तो औसत निकालना तो हम जानते हैं, औसत कैसे निकाला जाता है, कुल आंकड़ों की संख्या का योग कर लो, डिवाइडेड बाय में आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो, निकल आएगा। तो निकालो फिर। सबसे पहले बात करते हैं ए पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए निकालो, धारा का निकालो चाहे वोल्टेज का, दोनों का सेम निकल के आएगा अगर उनकी इक्वेशन सेम है। यहां पर V लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट, जो वोल्टेज है इससे बदल रहा है, धारा भी ऐसे बदल रही है, I इज इक्वल टू में I नॉट, यहां पर साइन ओमेगा टी है, इस तरह से बदल रहे हैं। तो अगर धारा का औसत मान पूछा जाए, I एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए, यहां पूर्ण चक्र के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, I dt। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि सतत रूप में है, सतत रूप में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिग्मा नहीं लगा सकते। यहां पर हो जाएगा dt, कहां से कहां, तो 0 से लगा करके t तक की बात कर रहे हैं, 0 से लगा करके t तक की बात कर रहे हैं। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां पर निकल के आएगा 0 से लगा करके t, i को लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा t, और यहां पर dt बन जाएगा डिवाइडेड बाय में, यहां dt 0 से t, तो ये बन जाएगा t माइनस 0, इसे बाहर निकाल लो सीधे, तो बाहर निकालेंगे तो 1/t तो चला गया बाहर, यहां पर I नॉट भी बाहर निकाल लो, तो I नॉट बाई टी चला गया बाहर, यहां पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी ना, साइन ओमेगा टी का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, और यहां पर ओमेगा आएगा डिवाइड में, तो ओमेगा को डिवाइड में करवा दो, 0 से लगा करके कहां तक कर देंगे, तो 0 से लगा करके ये t तक चला जाएगा,
टी तक जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय में यहां पर बनेगा टी, तो टी को लिखा जाता है 2 पाई बाई ओमेगा और इनटू में ओमेगा लिखा कट जाएंगे। यहां पर लोअर पहले रख देते हैं तो ये बन जाएगा cos 0 और यहां पर क्या लिखेंगे माइनस, यहां पर लिखा जाएगा cos ओमेगा इनटू में टी को क्या लिखा जा सकता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो साइन का इंटीग्रेशन करना था, माइनस कॉस हो गया, लोअर लिमिट इसमें पहले पुट किया तो cos 0 हो गया, cos 0 होता है 1। और दूसरा यहां पर जब t पुट करेंगे तो यहां t रखा जाएगा तो यहां पर ओमेगा, तो ओमेगा t की वैल्यू 2 पाई बाई टी लिखी जाए, ओमेगा लिखी जाती है क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 पाई बाई टी लिखा जाता है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिखा जाएगा। सही है, अब क्या करते हैं इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यहां ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल हो गया, तो अगर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहां से ये मिल जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू में यहां पर हो गया आई नॉट डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2 पाई और यहां क्या लिखा जा सकता है cos 0, cos 0 का मतलब होता है 1 माइनस यहां पर cos 2 पाई बनेगा, cos 2 पाई का मतलब cos 0 का मतलब 1 बनेगा, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। cos 2 पाई का मतलब 360 होता है, 360 का मतलब cos 0 होता है, 0 की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 0 बना। इसका मतलब अगर पूरे चक्र की अगर बात करेंगे हम तो औसत धारा हो चाहे औसत वोल्टेज हो शून्य आएगा। तो यहां पर V एवरेज भी लिखना चाहो तो लिख दो, ये भी क्या बनेगा 0 बनेगा, किसके लिए ये लिख देना संपूर्ण चक्र के लिए, संपूर्ण चक्र के लिए, चक्र के लिए। तो संपूर्ण चक्र के लिए जो वैल्यू लिखी जाती है औसत धारा या वोल्टेज की शून्य आती है। ठीक है, अगर संपूर्ण चक्र के लिए नहीं आधे चक्र के लिए चाहिए तो आधे चक्र के लिए चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करो आधे चक्र के लिए, यहां पर इंटीग्रेट कर लेते हैं आधे चक्र के लिए। धनात्मक को करो चाहे ऋणात्मक करो, धनात्मक, चलो धनात्मक के लिए कर लेते हैं, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए करो, ऋणात्मक में माइनस लगा लेना बस। तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए अगर डेराइव करते हैं तो क्या बनेगा यहां से आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से लगा करके t नहीं t/2 तक करो, यहां पर लिखेंगे आई नॉट या आई डी टी पूरा लिख दो, डिवाइडेड बाय में यहां कर देना dt, ये क्या बन जाएगा 0 से लगा करके t/2। सिंपल है, कुल मान डिवाइडेड बाय में कितने के लिए चाहिए उतना है। यहां पर आई डी टी में आई नॉट तो सीधे बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा t/2, तो t/2 तो यहां पर 2 ऊपर चला जाएगा, t बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा साइन ओमेगा टी लिख देते हैं एक बार कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, 0 से लगा करके t/2 बनेगा, यहां लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी और dt लिखा ही गया है, यहां पर बन जाएगा dt का बनेगा t, इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी 0 से लगा करके t/2 तक, तो t/2 बन जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2t ये ऐसा, और इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा साइन का फिर से माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा 0 से लगा करके t/2, ओमेगा यहां आएगा तो ओमेगा यहां लिख दो, ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है, लिख दिया गया। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट बाई पाई निकल के आएगा। और इसको थोड़ा अच्छा कर लो, क्या अच्छा कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले लोअर पुट करवा दो, cos 0 हो जाएगा 1 माइनस यहां पर t/2, तो ये बन जाएगा cos ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू लिखी जाती है 2 पाई बाई टी, इंटू में t की वैल्यू कितनी है t/2 है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब देखो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, यहां से t से t कैंसिल, 2 से 2 cos पाई माइनस 1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2i नॉट बाई पाई, ये 2i नॉट बाई पाई, ये क्या आ गया आई एवरेज वैल्यू निकल के आई। तो एवरेज वैल्यू का अगर डेरिवेशन करना हो तो इस तरह से डेराइव कर सकते हैं इसे। अगेन याद रखना कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू 0 लिखी जाएगी, क्योंकि जानते हैं एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होगा, तो धनात्मक के लिए हो गया। अगर ऋणात्मक की बात करें, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए अब उसे डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आने तो वाला यही है। तो यहां पर जो आई एवरेज लिखा जाएगा वो लिखेंगे माइनस 2i नॉट बाई पाई, 2i नॉट बाई पाई लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज लिखते हैं V एवरेज,
तो वोल्टेज भी यही बनेगा -2V0/पाई। और अगर हम बात करते हैं धनात्मक के लिए लिखेंगे तो वोल्टेज लिखा जाएगा एवरेज वोल्टेज, वो क्या लिख सकते हैं, एवरेज वोल्टेज बन जाएगा 2V0/पाई। तो इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके फार्मूले याद होने चाहिए। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए डेरिवेशन ऐसा करेंगे, ऋणात्मक के लिए करना होगा तो कर लेना। कहां से कहां तक करोगे, तो T/2 से लगा करके T तक कर लो, ऋणात्मक अर्धचक्र मिल जाएगा तो उसमें वैल्यू ये माइनस में निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम वोल्टेज का माध्यमान या औसत मान कैलकुलेट कर सकते हैं, या धारा का माध्यमान या औसत मान कैलकुलेट किया जा सकता है। याद रखना संपूर्ण चक्र के लिए वैल्यू 0 लिखी जाती, वो यहां से भी देख सकते हो 0 कैसे लिखी जाती है। अगर ये धनात्मक है, ये इतना यहां तक का धनात्मक बनेगा, धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक उतना ही बनेगा, तो ओवरऑल 0 हो गया ना, 0 हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं, एक दूसरा पूछा जाता है टर्म जिसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, स्क्वायर रूट मीन वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू समझो क्या है। ये कहती है कि जब भी हमें आई आरएमएस लिखना होगा, आई आरएमएस, तो ये कहते हैं सबसे पहले स्क्वायर करवा दो, तो आई का स्क्वायर करवा दो, ठीक है। फिर इसका मीन ले लो, तो इसका मीन ले लिया गया, ऐसे तो औसत लिया जाता है। फिर कहते हैं इसका स्क्वायर रूट लिख दो, मतलब आई का पहले स्क्वायर कराओ, फिर इसका औसत लिखो और उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट लगा दो। यहां से शुरुआत करनी है, पहले वर्ग कर देना, ठीक है, फिर उसका क्या निकाल लेना, माध्य निकाल लेना, और उसके बाद में क्या निकाल लेना, उसका रूट निकाल लेना, वर्गमूल, वर्गमूल निकाल लेना, रूट निकाल लेना, ये मतलब है इसका। तो हम ये रूट बाद में निकालते हैं, आई स्क्वायर का एवरेज पहले निकाल लो। तो यहां से देखो पूर्ण चक्र के लिए, अब इसकी बात तो पूर्ण चक्र के लिए कर सकते हैं, स्क्वायर कर दिया, माइनस वाले भी प्लस हो गए। पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है, यहां पर अगर हम आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लिखें, आई स्क्वायर का औसत मान, तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे आई स्क्वायर, यहां पर आई स्क्वायर dt, और यहां पर लिखा जाएगा dt फ्रॉम 0 to t, 0 से लगा करके t, यही तो बनेगा। इसी को सॉल्व कर देना है, रिजल्ट निकाल लेना है। तो हमारे पास जो आई स्क्वायर का एवरेज बनेगा वो कितना निकल के आएगा, या इस तरह से ना लिखना चाहो तो एवरेज को भी देख लिया ना हम लोगों ने, आई स्क्वायर का एवरेज लिख देते हैं। अच्छा, ये लिखना थोड़ा इजी लगता है ऐसा। यहां पर ये जो बन जाएगा ये t होगा, तो इसको बाहर निकाल लो, 1/t चला जाएगा। या फिर यहां पर आई नॉट भी तो होगा, तो आई नॉट लिख दो, तो आई नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में t बनेगा। यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t। अब साइन का फॉर्मूला खोलना है, तो हम जानते हैं cos 2 ओमेगा t, मतलब cos 2 थीटा बराबर लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू वहां से निकाल लो और यहां पुट कर दो, तो ये लिखा जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। ये क्या बनेगा, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 2, तो 2 को इधर कर दो, यहां पर 0 से लगा करके t बनेगा, इधर बन जाएगा dt। सॉल्व कर दो इसे, तो बनेगा आई नॉट 2t, ये है, और यहां क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा देखो t, सही है ना, t बनेगा, और माइनस, या फिर ऐसे लिख दो स्मॉल t माइनस, यहां इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, 2 ओमेगा लिखा जाएगा। लिमिट पुट कर दो, कहां, 0 से लगा करके t तक की लिमिट पुट करनी है। सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2t, और यहां पर जब t रखेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस, ये क्या बनेगा देखो जरा इसे सही से, जब हम यहां पर t की वैल्यू रखेंगे तो t बन जाएगा साइन 2 इंटू में ओमेगा इंटू में t, t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा लिखा जा सकता है, सही है। यहां पर डिवाइडेड बाई में तो लिखा गया है ना 2 ओमेगा, उसे लिख दो, ये तो हो गया एक लिमिट। अपर लिमिट जब पुट किया जाएगा माइनस लगाओ, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहां तो 0 हो गया माइनस, यहां पर साइन 0 तो ये 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अब इसी को सॉल्व कर देना है, करो सॉल्व। ये वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, ओमेगा से देखो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 बनेगा 4 पाई, साइन 4 पाई का मतलब साइन 0, तो वो तो हो गया 0, सीधे सीधे बन जाएगा ना 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो वो तो 0 रहेगा, तो t माइनस 0 बना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है,
आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2t और यहां बन जाएगा t माइनस 0। t से t देखो कैंसिल हो जाएगा अगेन, तो यहां से निकल के आ जाएगा आई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होगी वो बन जाएगी आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। ये तो हो गया आई स्क्वायर का औसत, हमें वर्गमूल भी तो लेना है। तो जब भी कभी कोई कहे कि आई आरएमएस वैल्यू बताओ तो बता देना इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर, तो आई नॉट बन जाएगा, यहां क्या लिखेंगे √2, तो ये आई नॉट बाई √2 लिखा जाएगा। और वोल्टेज लिखा जाए आरएमएस तो वो क्या लिखा जाएगा, वी नॉट बाई √2 लिख सकते हैं। तो ये आरएमएस वैल्यू हो गई कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती। सबसे पहले आई स्क्वायर का औसत निकालो, फिर जो आए उसका वर्गमूल ले लो, आरएमएस वैल्यू निकल आएगी। यहां पर हम लोगों ने औसत वैल्यू निकालना सीखा धनात्मक ऋणात्मक चक्र के लिए, और ये संपूर्ण चक्र के लिए वैल्यू थी कैसे निकाली जाएगी। अब तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी कि औसत मान क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पीक वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। यहां पर देखो पीक वैल्यू के लिए व्यंजक लिखा गया था कि जो भी इसमें समीकरण में लिखे गए होते हैं वो पीक वैल्यू होती हैं। विद्युत परिपथ में इन सबके सिरों पर प्रतिरोध कैसे, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, इन सबको कैसे निकाला जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कहां किसे जाता है। परिवर्ती हो समय के साथ, दिशा परिवर्ती होनी चाहिए, परिमाण भी बदलता हो लेकिन आयाम उसका नियत रहता हो, तो पीरियोडिक चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा है तब उसे हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कहेंगे, अदरवाइज उसे हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज नहीं कहेंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एसी की इंट्रोडक्शन क्लास को कवर किया। अगली क्लास में हम लोग इसके सर्किट के साथ डील करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए इस इंट्रोडक्शन की क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।